हेलो एवरीवन एंड वेलकम एंड गुड मॉर्निंग गाइज। सो कल हमने 75 क्वेश्चन कर ली थे सेट नंबर 10 में, और अब नेक्स्ट 75 को हम यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं, राइट। तो बिना देरी के आइए शुरुआत ही करते हैं। तो नंबर 76 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? राज्य सरकार जैव विविधता संपन्न क्षेत्र को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है। यस, ये करेक्ट है। राष्ट्रीय उद्यान में शिकार व चराई पूर्णतः निषेध होती है। ये भी करेक्ट है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा लखीमपुर खीरी है। ये भी करेक्ट है गाइज। और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है, तो ये करेक्ट नहीं है। क्या कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है बताइए? इसमें से ये वाला जो ये इनकरेक्ट है। भारत का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो है हेमिस, और वो कहाँ पे है? हेमिस जम्मू कश्मीर में है, राइट। अच्छा, भारत का सबसे बड़ा तो हेमिस है, लेकिन अब मैं आपसे पूछूं कि यूपी का सबसे बड़ा कौन सा है, तो यूपी का लाख बहोसी है। उसके नाम में ही लाख आ रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा लगा लीजिएगा कि लाख बहोसी जो है सबसे बड़ा है, और पटना पश्चिम बिहार जो कि एटा में है वो सबसे छोटा है, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा कि ये वाला कथन असत्य है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है। फिर से वही पूछा गया है 77 नंबर के क्वेश्चन में। तो देखते हैं। शिराएं रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं, जबकि धमनियां विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में लाती हैं। क्या ये सही है? तो यहाँ पे यही वाला सही नहीं है। कैसे सही नहीं है, आइए देखते हैं। जो धमनियां होती हैं वो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक लाती हैं, जबकि शिराएं जो होती हैं विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में लाती हैं। यानी कि दोनों को इंटरचेंज करके यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। जो शिराओं का काम है वो यहाँ पे धमनियों को बता दिया गया है, और जो धमनियों का काम है वो शिराओं को बता दिया गया है। थोड़ा सा बस इंटरचेंज कर दिया गया, बाकी सही ठीक सही ही होगा अगर थोड़ा सा इंटरचेंज हम लोग कर दें तो, राइट। तो ऑप्शन ए ही यहाँ पे सही नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। ये इधर होता नहीं है गाइस, थोड़ा सा जाता ही नहीं उधर, मैं क्या करूँ। तो रक्तदाब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्लड प्रेशर धमनियों की अपेक्षा शिराओं में होता है। नंबर 2 है कि मनुष्य में सामान्य प्रकुंचन 120, मतलब कि आपने देखा होगा सिस्टोलिक डायस्टोलिक जो होता है 120/80 होता है। तो अब ये इंग्लिश हिंदी में, अगर हिंदी में आप लिखा देखोगे तो आई थिंक कि ना भी आप पकड़ पाओगे इसको। प्रकुंचन दाब लिखा हुआ है, अनुशीतलन दाब लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो इजीली आप देख लोगे कि गलत है या सही है, ठीक है। नंबर 3 है कि इसको मापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो ये तो बिल्कुल सही है, कोई भी बता देगा इसका। तो अब बाकी बताने हमें तीनों हैं, इनमें से कौन से सही है या फिर कौन से गलत है। तो 78 का जो राइट आंसर होना है वो है बी, ठीक है। जो प्रकुंचन होता है वो 80 होता है, जो अनुशीतलन दाब होता है वो 120 होता है, राइट। यानी कि सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक 120 और 80 होता है, ओके। सॉरी, मैंने फिर भी गलत बोल ही दिया। एक्चुअली यहाँ पे 78 का जो राइट आंसर है, जब अब सुनिएगा ध्यान से, थोड़ा सा किसी ने मुझे कुछ बोल दिया था तो उधर ही ध्यान चला गया, आई एम सॉरी। सो 78 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि 2 और 3 ये दोनों यहाँ पे सही हैं। यानी कि जो 2 में कह रखा है कि मनुष्य में सामान्य प्रकुंचन, यानी कि जो सिस्टोलिक होता है वो 120 होता है, एंड जो डायस्टोलिक होता है वो 80 होता है। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और इसको मापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। सही क्या नहीं है कि रक्तदाब धमनियों की अपेक्षा शिराओं में होता है, ठीक है। ये यहाँ पे सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन, ग्रीन पीस एम्स्टर्डम, रेड क्रॉस न्यूयॉर्क। रेड क्रॉस न्यूयॉर्क यही सही नहीं है गाइज। IPCC जेनेवा, तो रेड क्रॉस भी तो जेनेवा में है ना। देखते हैं कहाँ पे है रेड क्रॉस। मैं मुझे खुद थोड़ा सा, हाँ, रेड क्रॉस जेनेवा में है। और जबकि ह्यूमन राइट वॉच और ये ह्यूमन राइट वॉच तो यहाँ पे दिया नहीं हुआ कुछ, ओके। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। ये तो सही है, इसका मुख्यालय लंदन में है। ग्रीन पीस का एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। और रेड क्रॉस तो कहाँ पे है? 1864 में हुई थी इसकी स्थापना,
नहीं, पता नहीं कब हुई थी, मेरे को याद नहीं आ रही अब। वैसे इसको 3 बार नोबल मिल चुका है, इतना मेरे को करेक्टली पता है। तो रेड क्रॉस का न्यूयॉर्क में ना होकर जेनेवा में है, और IPCC तो जेनेवा में ही है। आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में स्वैच्छिक मांसपेशियां कार्यान्वित होती हैं? धक्का कूदना, पेट में भोजन की गति, हृदय का धड़कना, या हाथ से लिखना। इनमें से किन गतिविधियों में स्वैच्छिक मांसपेशियां कार्यान्वयन होती हैं? अब पेट में भोजन की गति स्वैच्छिक होती है क्या? मैं धक्का कूदना, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे इस क्वेश्चन पे। 81 का जो राइट आंसर है वो है C, यानी कि 1 और 4। मैं धक्का कूदना और हाथ से लिखना ये स्वैच्छिक हैं। अब हृदय का धड़कना तो स्वैच्छिक नहीं है ना, हम अपनी इच्छा से धड़काते हैं क्या हम अपने हार्ट को? वह तो खुद ही धड़कता है, ठीक है। तो ये 3 इसमें होगा, उसको आप एलिमिनेट कर दीजिए, आंसर आप इजीली फाइंड कर देंगे, ठीक है। ए को हटाइए क्योंकि इसमें 3 दे रखा है, इसमें 3 दे रखा है, इसमें 3 दे रखा है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन C, 1 और 4 राइट आंसर है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन कोशिका की एंडोथर्मिक, यहाँ पे या हिंदी में क्या लिखा था तो लिखा हुआ था, थोड़ा सा कट गया है। तो निम्न में से कौन कोशिका की एंडोथर्मिक क्रियाओं के परिचालन के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है? ATP, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, या फिर जल। तो ATP यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। एडिनोसाइट ट्राइफॉस्फेट इसको फुल फॉर्म होती है। यहाँ पे गिवन तो नहीं है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी व्याख्या में नहीं दिया हुआ है, लेकिन मेरे को पता था इसलिए मैंने बता दिया आपको, ठीक है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो A ही हो जाएगा, ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। अनएरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन दोनों ही प्रक्रमों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया समान है? तो कौन सी प्रक्रिया समान है? 82 का राइट आंसर ऑप्शन B, ग्लूकोज, जो कि एक 6 कार्बन वाला अणु है, का 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विखंडन, ठीक है। ये दोनों समान है। ग्लूकोज जो कि एक 6 कार्बन वाला अणु है, का 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विखंडन, ये अनएरोबिक और एरोबिक दोनों में ही समान होती है प्रक्रिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेट ऑन है क्या मेरा? मैंने नेट ऑन नहीं छोड़ दिया। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। 83 नंबर कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में 1986 में राष्ट्रीय जैव मंडल रिजर्व कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था। नंबर 2 कह रहा है कि पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी क्षेत्र में स्थापित किया गया था। तो इनमें से बताना है कि कौन सा सत्य है। 83 का राइट आंसर है ऑप्शन C, यानी कि दोनों ही सत्य हैं, दोनों सत्य हैं। भारत में 1986 में राष्ट्रीय जैव मंडल रिजर्व कार्यक्रम शुरू किया गया था, और पहला जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र था नीलगिरी था। नीलगिरी किन किन स्टेट्स में पड़ता है? तो नीचे वाले 3 स्टेट्स आ जाते हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक एंड केरला, ठीक है। पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट का मिलन क्षेत्र जो है उसको नीलगिरी बोला जाता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रीन हाउस गैसों की अनुपस्थिति में पृथ्वी का माध्य ताप 20 सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। जल वाष्प पार्थिव विकिरण को अवशोषित कर CO2 की भांति ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न कर सकता है, जल वाष्प। ओके, मीथेन वातावरण में CO2 की अपेक्षा अधिक मात्रा में मौजूद होती है, परंतु इसका महत्व CO2 की तुलना में कम है। तो अब इनमें आपको बताना है कि इनमें से कौन से सही नहीं है। 84 में पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो केवल तीसरा सही नहीं है, ठीक है। केवल तीसरा सही नहीं है, बाकी दोनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट गोदावड़ का संबंध किससे है? तो गोदावड़ को बोलते क्या है इंग्लिश में? अगर ये आपको पता है तो आप इजीली बता सकते हैं, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो कि गुजरात में जब COP23 हुआ था, कब हुआ था ये? आई थिंक 2020 में हुआ था। सो आई एम सॉरी गाइस, आगे बढ़ते हैं। ओके,
तो 85 नंबर का क्वेश्चन हमने कर लिया था। प्रोजेक्ट गोदावरी का रिलेशन किससे है? तो द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से, क्योंकि गुजरात का एक स्टेट बर्ड भी है। ठीक है, स्टेट पक्षी, बर्ड, हाँ बर्ड ही बोलेंगे। ओके सो आगे बढ़ते हैं। अरे यार क्या कर देती हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जलवायु परिवर्तन पर निगरानी हेतु अंतर सरकारी पैनल IPCC की स्थापना UNDP और WMO द्वारा की गई। WMO का मुख्यालय नैरोबी में है। IPCC ने ना तो कोई अनुसंधान संचालित करता है और ना ही जलवायु संबंधित आंकड़ों की निगरानी करता है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो 86 का राइट आंसर ऑप्शन सी, केवल तीसरा सही है। ठीक है, इनमें से केवल तीसरा ही सही है, ऑप्शन सी, यानी कि IPCC ना तो कोई अनुसंधान संचालित कराता है और ना ही जलवायु संबंधित आंकड़ों की निगरानी करता है। अच्छा, इस IPCC की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, राइट। ओके, और WMO की क्या है? तो वर्ल्ड, इसकी तो आपको पता ही होगी, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेटमेंट नंबर 1 में, जलवायु परिवर्तन पर निगरानी हेतु अंतर सरकारी पैनल IPCC की स्थापना UNDP और WMO द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे गलत क्या है? यहाँ पे गलत ये है गाइज, UNDP और WMO ने नहीं, UNEP और WMO द्वारा की गई थी IPCC की स्थापना, राइट। और WMO का मुख्यालय नैरोबी में है, तो ये गलत इसलिए है कि WMO का मुख्यालय नैरोबी में नहीं, जेनेवा में है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा तो सही है ही। क्वेश्चन नंबर 87 पे आते हैं। 87 में कुछ वेटलैंड्स दिए हुए हैं और उनके प्रदेश दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मैच्ड करेक्टली नहीं है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, समसपुर झील मध्य प्रदेश में है, सरसई नावर उत्तर प्रदेश में है, ये तो आपको पता होगा, और नंदूर मधमेश्वर झील महाराष्ट्र में है। एक्चुअली नंदूर तो अभी रिसेंटली ही इंक्लूड किया गया था, तो करंट का था। सरसई नवार भी अभी रिसेंटली किया गया है। तो जल्दी से बताइए 87 का राइट आंसर क्या होने जा रहा है? ऑप्शन बी। ठीक है, समसपुर झील जो है वो मध्य प्रदेश में नहीं, हमारे उत्तर प्रदेश के रायबरेली में है। ठीक है, और अभी रिसेंटली इन दोनों को ही, समसपुर और सरसई और यूपी के एक साथ 6 क्षेत्रों को मिला था, इंक्लूड किया गया था आर्द्रभूमि क्षेत्रों में। ठीक है, और नंदूर मधमेश्वर झील जो है ये महाराष्ट्र की है, ये भी अभी रिसेंटली इंक्लूड करी गई थी। और कोल्लेरू जो है वो आंध्र प्रदेश में है। और यहाँ पे जो सुमेलित नहीं है वो कौन सा है? तो ये वाला है, मध्य प्रदेश में नहीं है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न पर विचार कीजिए। हाइड्रोकार्बन ईंधनों को जलाने से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के सांद्रण में वृद्धि होती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड वृद्धि होने से वायुमंडल के ऊष्मा संचलन में परिवर्तन हो सकता है, और कार्बन डाइऑक्साइड पार्थिव विकिरण का अवशोषण करके वायुमंडल तथा पृथ्वी की सतह को गर्म करती है। अब इनमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो सारे ही करेक्ट हैं गाइस यहाँ पे। ठीक है, सारे करेक्ट हैं, ऑप्शन डी होगा राइट। अब इन पे विचार कीजिए। नामेरी असम में है क्या? पक्की बाघ अभयारण्य अरुणाचल में है, मुकुंदरा हिल राजस्थान में है। 89 का राइट आंसर भी डी ही है गाइज, सारे के सारे करेक्टली मैच हैं। ठीक है, सारे के सारे यहाँ पे करेक्टली मैच हैं। नामेरी असम में है, पक्के पागा है इसका पूरा नाम, एक्चुअली पक्के पागा बाघ अभयारण्य, ये अरुणाचल प्रदेश में है, मुकुंदरा हिल्स राजस्थान में। और बाकी जो भी हैं इनमें उनको भी आपको याद रखना है, राइट ना। असम के सारे नामेरी, और कौन कौन से हैं? गर्म पानी भी वहीं है, और काजीरंगा भी वहीं है, और कौन कौन से हैं असम के, मतलब ऐसे कुछ याद भी नहीं आता मेरे को। आगे बढ़ते हैं। ओहो, आगे बढ़ने के चक्कर में फिर से, तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, सारे सही हैं। आप 90 पर जाते हैं। साइलेंट घाटी आंदोलन की शुरुआत कुद्रेमुख जल विद्युत परियोजना के विरोध में हुआ था। और नंबर 2 कह रहा है कि कुद्रेमुख जल विद्युत परियोजना केरल में है, तो केरल में तो नहीं है कुद्रेमुख, ये तो आपको पता ही है। 90 का राइट आंसर क्या होने जा रहा है? कुद्रेमुख केरल में। अरे यार, ये तो यहाँ पे 90 कुद्रेमुख बता रहा है। कुद्रेमुख तो वहाँ पे होना चाहिए ना, कर्नाटका में।
दोनों सही बता रहा है, 90 का डी। इसको गाइस हम लोग देखेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कुद्रेमुख जो है वो केरला में है। कुद्रेमुख तो वहाँ पे होना चाहिए ना। ओके, इस क्वेश्चन को हम देखेंगे, ठीक है, छोड़ देते हैं इस टाइम, आगे बढ़ते हैं। 91 पे आ जाते हैं। 91 का जो राइट आंसर, एक सेकेंड। हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। इधर रासायनिक पदार्थ दे रखे हैं एंड इधर रासायनिक नाम दे रखे हैं उनके। तो साधारण नमक का नाम तो सोडियम क्लोराइड या NaCl, ठीक है। बेकिंग सोडा को भी सही है, सोडियम बाइकार्बोनेट। लाफिंग गैस भी सही है, नाइट्रस ऑक्साइड। सही कौन सा नहीं है, तो मार्स गैस। ओजोन नहीं होती है मार्स गैस, कौन सी होती है, मीथेन, CH4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही नहीं है। 91 कर चुके हैं हम, 92 पे आ जाते हैं। तो 92 आगे बढ़ते हैं गाइज हम लोग, और यहाँ पे है कि निम्न को सम्मिलित कीजिए। तो सुमेलित नहीं करना, एक्चुअली ये बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्टली सुमेलित है, ठीक है। तो एक्टिनोमीटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को संचित करता है क्या, तो नहीं, ऐसा तो नहीं करता ये। और क्या करता है, अच्छा ये एक्टिनोमीटर, तो ये गए सूर्य किरणों की तीव्रता को निर्धारण करने वाला यंत्र है, ठीक है। साइक्लोट्रॉन यहाँ पे करेक्टली मैच है। साइक्लोट्रॉन जो है यहाँ पे आवेशित कण को त्वरित करने वाला यंत्र है, तो ये सही मैच है यहाँ पे। और एक्यूमुलेटर क्या होता है, तो विद्युत ऊर्जा को संचित करने वाला यंत्र होता है, यानी कि ये यहाँ पे होता तो सही होता, ठीक है। और एक्टिनोमीटर क्या होता है, तो सूर्य की किरणों की तीव्रता को निर्धारण करने वाला होता है, ठीक है। तो इसमें से सही कौन सा था, सिर्फ और सिर्फ 2 सही था। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ और की भी बात कर लेते हैं। जैसे एक्यूमुलेटर की तो हमने कर ली, विद्युत ऊर्जा को संचित करने वाला यंत्र होता है। एक्टिनोमीटर सूर्य किरणों की तीव्रता को निर्धारण करने वाला यंत्र होता है। अनीमोमीटर आप जानते हैं वायु की शक्ति और गति को मापने का यंत्र होता है। और अल्टीमीटर तो ये विमानों की ऊंचाई मापने हेतु प्रयुक्त यंत्र होता है। और एक होते ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र है, आपको पता ही होगा, लेकिन ऑडोमीटर से कंफ्यूज नहीं करना है आपको। ऑडोमीटर पहिए की मतलब गति नापने के लिए यूज किया जाता है, और ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने हेतु, ठीक है। ऑडियो और ऑडो दोनों में डिफरेंस है, तो ध्यान से पढ़िएगा। अब इनको आपको मैच कराना है, ठीक है। सम्मेलन दे रखा है और उसका ईयर दे रखा है, तो कौन सा कब कहाँ पर हुआ ये आपको बताना है। कोपेनहेगन सम्मेलन, कानकुन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, डरबन सम्मेलन, वार्सा सम्मेलन। तो ये कब कब हुए हैं, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, ठीक है। तो बताइए कौन सा यहाँ पे राइट है। सभी सही मैच हैं गाइज, यानी कि सभी सही मैच नहीं है, सॉरी, इसका ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी इसका सही है। कैसे, कोपेनहेगन 2009 में हुआ था, कानकुन 2010 में हुआ था, डरबन 2011 में हुआ था, और वार्सा 2013 में हुआ था, ठीक है। कोपेनहेगन 2009 में हुआ है, कानकुन 2010 में हुआ है, डरबन 2011 में हुआ है, वार्सा 2013 में हुआ है। आगे बढ़ते हैं। थामिन मृग भारत के किस प्रदेश में पाए जाते हैं। थामिन मृग, अब इसका कोई और नाम भी हमको पता होता, हिंदी इंग्लिश जो भी, तो बता सकते थे, लेकिन थामिन मृग भारत के किस प्रदेश में पाए जाते हैं तो पता नहीं। मणिपुर इसका राइट आंसर है गाइस, ठीक है। मणिपुर में पाए जाते हैं थामिन मृग, और मणिपुर के जो लोकटक झील है वहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। और इनकी गणना विश्व के दुर्लभ स्तनधारियों में होती है, और अवैध शिकारियों से इनको सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। और वर्ष 1977 में मणिपुर में थामिन परियोजना की शुरुआत हुई थी, ठीक है, इनके संरक्षण के लिए। तो अब यहाँ पे बात आई है तो थोड़ी सी और बात कर ही लेते हैं कि करेक्ट मैच करने के लिए आता है एग्जाम्स में। तो जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर कब था, 1973 में था। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब था, तो 1992 में था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन संरक्षण अधिनियम 1980, और वायु संरक्षण अधिनियम कब था, 74 में था, आई थिंक 1974। और
और कौन कौन से होते हैं गाइस, बहुत सारे होते हैं ये, तो उनको आप लोग एक बार ज़रूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आना ही आना है उनसे एक क्वेश्चन, तो आगे बढ़ते हैं। पर्मी कल्चर, परमा कल्चर है ये, पर्मी नहीं। तो परमा कल्चर का संबंध इनमें से किससे है? 95 में पूछ रहा है परमा कल्चर का संबंध किससे है, तो धारणीय सस्टेनेबल कृषि पारिस्थितिक तंत्र का विकास, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। अरे सस्टेनेबल कृषि पारिस्थितिक तंत्र का विकास से संबंधित है परमा कल्चर। आगे बढ़ते हैं। तो कृत्रिम वर्षा कराने में किसका प्रयोग होता है? कृत्रिम वर्षा कराने में सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग होता है। सही बोला ना मैंने? 96 का देख लेते हैं। हाँ जी सही बोला है, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने में किया जाता है, जबकि सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है, ठीक है। और सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में किया जाता है। सिल्वर क्लोराइड फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। सिल्वर नाइट्रेट का इसमें दे नहीं रखा तो मुझे भी नहीं पता, तो आगे बढ़ते हैं। सिल्वर नाइट्रेट किस में यूज होता है, हम लोग इसको गूगल करेंगे 96 नंबर के इसको, सिल्वर नाइट्रेट को। आगे बढ़ते हैं। तो निम्न में से किस समुद्र तट को हाल ही में इंटरनेशनल एजेंसी फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंटल एजुकेशन डेनमार्क से ब्लू फ्लैग तट टैग दिया गया है? ब्लू फ्लैग हमारे यहाँ से एकदम 8 को मिला था ब्लू फ्लैग टैग, आपको पता ही है ना। तो अब यहाँ पे बताइए कि इनमें से किसको, डेनमार्क से किसको दिया गया है 97 में? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? 97 का है ए, यानी कि कासरगोड और पदुबिद्री समुद्र तट को। अच्छा मतलब पूछा तो इसी का है, इसका ये FEE फी का जो फी डेनमार्क से ब्लू फ्लैग टैग दिया गया, ऐसा लिखा हुआ है। ओके मुझे लगा डेनमार्क का पूछ रहा है, सॉरी। तो कासरगोड एवं पदुबिद्री को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। सोने और जागने की क्रिया को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? मेलानिन, मेलाटोनिन, सिराक्सीडिन और साइटोकाइनिन। सोने और जागने की क्रिया को नियंत्रित करने वाला जो हार्मोन होता है वो होता है मेलाटोनिन। ओके यह केवल रात को निकलता है और जैसे जैसे शाम होती है इसका स्रावन चालू हो जाता है, और इसे रात का हार्मोन भी कहते हैं। ये पीनल ग्लैंड यानी कि कानों के बीच से निकलता है, और पीनल ग्लैंड सीधे आंखों से जुड़ी होती है। ये आपको पता होगा या नहीं होगा, मैंने बता दिया। ओके मैंने नहीं बताया, मुझे भी पता नहीं था, मैंने भी पढ़ लिया। ओके तो रात को सोने और जागने की क्रिया को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? मेलाटोनिन, और इसीलिए इसको रात का हार्मोन भी कहते हैं, मेलाटोनिन। याद रखिएगा गाइस, इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन लग रहा है। शरीर का तापक्रम कौन नियंत्रित करता है? फेफड़े, मस्तिष्क, हृदय या फिर ए और बी दोनों? 99 का जो राइट आंसर ऑप्शन डी है, ए और बी दोनों, यानी कि हमारे लंग्स एंड हमारा ब्रेन, राइट। ओके आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा रोग वायरस से नहीं होता है? तो वायरस से, बैक्टीरिया से, प्रोटोजोआ से, सारे के सारे रोग आपको याद होने चाहिए कौन कौन से किससे फैलते हैं, ठीक है। तो कौन सा वायरस से नहीं होता है? पोलियो, मलेरिया, हेपेटाइटिस या डेंगू? क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी मलेरिया। मलेरिया होता है प्रोटोजोआ द्वारा, ठीक है, प्लाज्मोडियम परजीवी के द्वारा होता है। तो ये यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी मलेरिया। ड्रॉप्सी रोग, वैसे मुझे ना इसमें भी कन्फ्यूजन होता है डेंगू में। डेंगू भी तो एडिजिप्टी कुछ ऐसी, एजिप्टी नामक एक मच्छर से होता है। मच्छर भी वायरस, या मच्छर में वायरस होता होगा आई थिंक, मेरे को नहीं पता। वैसे ऑप्शन यहाँ पे मलेरिया है। ड्रॉप्सी रोग किसमें मिलावट के कारण होता है? ड्रॉप्सी रोग किसमें मिलावट के कारण होता है? दूध, पनीर, सरसों के तेल या पानी?